दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने जो है एक नई जो है शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिहार पुलिस। बिहार पुलिस से रिलेटेड हिस्ट्री यानी इतिहास विषय में आप देखेंगे कि बिहार पुलिस में जो है 13 से 14 प्रश्न जो है 13 से 14 प्रश्न बिहार पुलिस की जो है लिखित परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो एक तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है हमारा इतिहास, और हम बिहार पुलिस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से सारे सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, नहीं जीके जीएस हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथ, रीजनिंग, सभी विषयों का विशेष शिक्षक जो हैं आपके सामने एमसीक्यू कराएंगे। तो हम आपको हिस्ट्री आज कराने वाले हैं। हिस्ट्री में आपको यहाँ पे वीवीआई जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको कराया जाएगा, साथ में डिस्कशन भी होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट और मज़ेदार वीडियो होगा, ठीक है ना। और जो भी दोस्त बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार से जुड़ जाइए। हम थ्योरी बैच भी बिहार पुलिस का लेकर के आ रहे हैं, और साथ में एमसीक्यू तो चलता ही रहेगा, डेली पर डे एमसीक्यू चलेगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे एमसीक्यू का। बिहार पुलिस, पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था स्वतंत्रता के बाद। भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, ठीक है ना। इससे पहले आपको बता दें कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 के लिए, वो पटना के भिखना पहाड़ी शिव मंदिर के पास हम लोग का ओपन हो चुका है। कल से ही 18 मार्च से ही हमारा एडमिशन भी चालू हो गया है। तो जो भी दोस्त, जो भी साथी, जो भी मित्र पटना में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सपना है बिहार शिक्षक भर्ती बनने का, तो एडमिशन जल्द से जल्द ले लें 25 मार्च तक, क्योंकि सीट जो है लिमिट है। सीट फुल हो जाने के बाद एडमिशन जो है बंद कर दिया जाएगा 25 मार्च से। तो जो भी दोस्त बिहार शिक्षक भर्ती PRT, TGT, PGT के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो भिखना पहाड़ी ऑफलाइन सेंटर से जुड़ जाइए और अपने सपने को साकार करिए, ठीक है ना। और जो भी दोस्त ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है PTF GS अकेडमी, वहाँ से आप जुड़ करके अपना ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप हाई लिख करके SMS करेंगे, आपका समाधान तुरंत हो जाएगा, ठीक है। आइए हम टाइम वेस्ट न करके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। करा है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। ये आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 4-5 प्रश्न आपको बनेगा। कैसे बनेगा हम अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, ध्यान शब्द को पकड़िएगा। एग्जाम सेंटर में बहुत सारे दोस्त जाते हैं, एकदम मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या मतलब जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन टिक आउट करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल है, भारतीय अगर पूछ देगा तो हम क्या मानेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर वही स्वतंत्र भारत के प्रथम, भारत नहीं पूछे, केवल प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, केवल आपसे पूछ दे प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के, तो आ जाता है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना, माउंटबेटन। 3 जून 1947, 3 जून 1947, ठीक है। तो अगर भारत के पूछ देगा भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद, तो क्या मारेंगे, सी राजगोपालाचारी। और अगर प्रथम गवर्नर जनरल की ओर पूछ दिया, भारत उसमें नहीं पूछा, भारतीय का नाम नहीं दिया, तो उसको हम मानेंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ये ब्रिटिश थे, ठीक है ना, ब्रिटिश अधिकारी थे जो भारत के जो है स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल बने थे। तो ये ब्रिटिश थे। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, जो भारत के थे, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखेंगे गवर्नर जनरल का ये जो पद है, आपको देखेंगे कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और 1758 में जो है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो था
एक तरीके से कहें तो ये सैनिक भी था और राजनेता भी था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ये काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक तरीके से कहें तो मील का पत्थर साबित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए रॉबर्ट क्लाइव, जिसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया। तो यहां पे ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कब, 1773 का जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर को नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल इसका नाम कर दिया गया। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए, वारेन हेस्टिंग। कौन बन गए जी, वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स। तो पहले बंगाल का गवर्नर पद आया, बनाए गए रॉबर्ट क्लाइव, क्रमानुसार याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जिसमें 1774 में आपका जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है। तो 1773 एक्ट में ही बंगाल का जो गवर्नर का पद है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। ओके, इसके बाद हम आते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद है उसका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिए। आए बात समझ में। इसमें क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद है, इसमें क्वेश्चन को साइड में रख देते हैं आप, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद है उसको भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। कब, 1833 का जो एक्ट है उसमें भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन बना दिए गए, लॉर्ड विलियम बेटिंग, जिन्होंने सती प्रथा का भी अंत किया। आगे प्रश्न में आएगा भी। तो विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को बनाया गया, जो 1833 एक्ट के तहत ये लाया गया था। इसके पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इसका नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तत्पश्चात ठीक आप देखेंगे 1858 का एक्ट, इधर लिख दें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1858 का एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे है। हम एक प्रश्न आपसे यहां पे कराए और यहां से देख रहे हैं कितना प्रश्न निकल करके सामने आपके आ गया। तो एक प्रश्न का मतलब 6-7 प्रश्न आपका हो जाएगा। हम ज्यादा प्रश्न को नहीं लिए हैं, 20 से 25 प्रश्न हम डेली कराएंगे, उससे आपका एग्जाम आते आते आपका जो है काम हो जाएगा। रिजल्ट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, सक्सेस मास्टर बाय अनूप सरकार। और बिहार पुलिस, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो, आप अपना रिजल्ट यहाँ से सुनिश्चित करिए, ठीक है ना। तो 1858 एक्ट की बात कर रहा है जी। इस एक्ट में क्या हुआ कि जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसका नाम बदल करके भारत का वायसराय कर दिया। क्या कर दिया गया जी,
भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। और भारत का प्रथम जो वायसराय बना लॉर्ड कैनिन। कौन बना? लॉर्ड कैनिन, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिन प्रथम वायसराय बना। तो आप यहां पे देखें, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और इसे गवर्नर जनरल का जो पद आया 1773 में नाम बदल दिया गया। और वहां पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। और 1773 के बाद 1833 का एक्ट आता है जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और भारत का जो गवर्नर जनरल बनता है विलियम बैटिंग। और 1858 का एक्ट भारत का जो गवर्नर जनरल है उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। प्रश्न हमसे ये पूछा कि स्वतंत्र भारत के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल? श्री राजगोपालाचारी। अगर भारतीय ना पूछ करके स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दिया तो लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न को देख लीजिए यहां पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। ये भी तो नहीं होगा जी, ये भी नहीं होगा, बताइए आप लोग। एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो थे ये ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे, आईसीएस अधिकारी थे। और इन्होंने दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया एओ ह्यूम। और हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो जो इसका अधिवेशन होना था, शुरुआत अधिवेशन जो इसका शुरुआती अधिवेशन होना था, शुरुआत वो पुणे में होना था। पुणे में होना था। पुणे में, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण वहां पे ये नहीं हो पाया। तत्पश्चात कहां पर हुआ? मुंबई में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता किए WC बनर्जी। कौन किए जी? WC बनर्जी। और इसमें सचिव बन गए एओ ह्यूम, जो संस्थापक थे। तो इस तरीके से जो बम्बई अधिवेशन था 1885 में, उसकी अध्यक्षता कौन किए? WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव थे एओ ह्यूम। हालांकि इस अधिवेशन की शुरुआत होनी थी पुणे में, लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। और यहाँ से जो है प्रश्न इतना ही बनेगा। और जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ाएंगे उसमें विभिन्न जो भी अधिवेशन हुए हैं, चाहे वो कलकत्ता अधिवेशन हो, नहीं मद्रास अधिवेशन हो, नहीं, उस सभी अधिवेशन को हम उसमें देखेंगे। हालांकि यहाँ पे इतना प्रश्न पूछा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। ठीक है ना, ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? वास्को डिगम्मा, बहुत वीवीआई प्रश्न है। वास्को डिगम्मा यात्री था, सभी को पता भी होगा, लेकिन यहां पे हम देखते हैं वास्को डिगम्मा यात्री था। बताइए जी आंसर इसका। स्पेन का तो ये नहीं होगा, इंग्लैंड ये भी नहीं होगा, पुर्तगाल यस, अमेरिका तो होगा नहीं।
वास्को डी गामा का नाम अधिकतर लोग जानते ही होंगे, परिचित होंगे। जो नहीं जानते हैं, न्यू तैयारी में लगे हैं, तो हम लोग का जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप जुड़िए। बेसिक जीरो से एकदम हाई लेवल तक आपको उसमें पढ़ाया जा रहा है। सारा कंसेप्ट क्लियर, साथ में एमसीक्यू हमारा देखते रहिए, सभी क्लियर। और जो पढ़े हैं उनके लिए तो हलवा होगा ही, ठीक है ना। हम क्वेश्चन का लेवल जो है अभी थोड़ा लो रखे हैं, धीरे धीरे इसका जो लेवल जो है हम हाई करते जाएंगे। शुरुआत में ही अगर हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दें तो अधिकतर जो दोस्त है वीडियो को देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा लो रखे हैं, इससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। आराम से मज़े में जो पढ़ लिए हैं तो मज़े में इसको आराम से देखिए। ज़्यादा देर का तो वीडियो होगा नहीं, मैक्सिमम 30 से 35 मिनट का, ठीक है। वास्को डी गामा यात्री था पुर्तगाल का, ध्यान देंगे। आधुनिक भारत का जब शुरुआत होता है भारत में, तो सबसे पहले जो यात्री आते हैं वो पुर्तगाल ही आते हैं। उस पुर्तगाली यात्री में नाम है वास्को डी गामा का, लेकिन इससे पहले एक यूरोपीय व्यापारी का नाम है वो भी पुर्तगाल का था, बार्थोलोमेयो डियाज। उसने भारत को खोजने निकला था, लेकिन वो बार्थोलोमेयो डियाज ने दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को वहां पे खोजा। उसके बाद वास्को डी गामा आते हैं भारत में 1498 में। कब आते हैं? 1498 में। और ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर चौंकते हैं। कहां पर? कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। किसके सहायता से? अब्दुल मजीद, गुजरात के जो शासक थे अब्दुल मजीद की सहायता से इसने केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और पहुंचने के बाद यहाँ के जो राजा थे जमोरिन, उसने इनका क्या किया जी? स्वागत किया, ठीक है ना। स्वागत किया और इनके व्यापार करने के लिए अपने क्षेत्र में छूट भी दे दी, नहीं। और आपको पता है कि केरल में जो है सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन होता है भारत देश में, और इसका फायदा वास्को डी गामा ने उठाया। और यहाँ से जो मसाला उसने खरीदा अपने यूरोप के बाज़ारों में, यहाँ के 60 गुने फायदा वहाँ कमाया, जिससे वहाँ के जो अन्य व्यापारी थे उनमें भी ये लालच का जो है भाव पैदा हुआ और वो भारत की तरफ आने के लिए अग्रसर हुए। जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में पुर्तगालियों के बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। इसका मूल कारण यही था कि इसने जो वास्को डी गामा ने भारत आया 1498 में पहली बार, और यहाँ से जो वो मसाले का व्यापार किया उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा, 60 गुना फायदा कमाया, जिसके चलते भारत में अन्य व्यापारी कंपनियों का आगमन होता है। मुख्य रूप से जो वास्को डी गामा है भारत में 3 बार आता है। कितनी बार आता है? 3 बार। ये प्रश्न पूछ सकता है कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया, कब कब आया, तो नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं। एक तो 1498, दूसरा 1502 में, और तीसरा 1524 में। और यहीं पे इसका क्या हो जाता है? मृत्यु, ठीक है। नोट करते चलिएगा। तो यह था वास्को डी गामा से संबंधित प्रश्न जो एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने करा है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रागैतिहासिक काल, देखिए हम पूरा काल को ही यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से। इतिहास को हम कितने कालखंडों में बांटते हैं उसी को हम लिख देते हैं इतिहास। इतिहास एक आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक।
ऐतिहासिक। ऐतिहासिक देखिएगा ध्यान से, इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांट करके पढ़ते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको बोलेंगे? जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या? कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और न ही उसे पढ़ा गया, ना ही लिखा गया है ना ही पढ़ा गया है। इसमें हम केवल अवशेषों के माध्यम से ही, जो प्राप्त अवशेष हमें मिलते हैं उसके माध्यम से ही हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। नहीं, प्राप्त जो अवशेष हैं, प्राप्त अवशेष से हमें क्या मिलता है? जानकारी। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल में ना ही कोई लिखा हुआ साक्ष्य मिला है और ना ही उसे पढ़ा गया है। ठीक है ना। इसलिए हम इसका जो जानकारी इकट्ठा करते हैं वो प्राप्त जो अवशेष होते हैं उससे हम इस जानकारी प्राप्त। आद ऐतिहासिक में क्या है और इसमें कौन कौन सा हमारा पार्ट आ जाएगा इतिहास का? तो मुख्य रूप से इसमें आ जाता है पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल के जितने भी घटनाएं हैं सब वो प्रागैतिहासिक काल में आ जाएगी। आद ऐतिहासिक में लिखा तो गया है, लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लेंगे हड़प्पा, वैदिक, नहीं और सारा भी। हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे कि जो भी लिपि लिखा तो गया है लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो हड़प्पा सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं को हम आद ऐतिहासिक काल में रखते हैं। लिखा तो साक्ष्य मिला है विभिन्न अभिलेखों में, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है कि वो किस भाषा या शैली की है, उसे कुछ जानकारी नहीं मिलता है। तो इसे हम आद ऐतिहासिक काल कहेंगे। ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, दोनों। तो इसमें आप कहेंगे कि कौन सा हमारा इतिहास का पार्ट आएगा? तो जो हमारा मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है वहीं से, मौर्य साम्राज्य से, मौर्य से। ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता हो गया होगा। यहाँ पे प्रश्न में हमको केवल प्रागैतिहासिक ही पूछ रहा है लेकिन हम तीनों बता दिए, प्रागैतिहासिक, आद ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। जब इतिहास की क्लासेज स्टार्ट होगी तो उसमें विस्तार से, इसमें और सारे भी है, इसका डेट भी है, कितना से कितना तक है, सारा चीज़ उसमें क्लियर होगा। ठीक है ना। हमको कम समय में अधिक फैक्ट आपको बता देना है जिससे एग्जाम में आप क्या कर सके, क्वेश्चन को टेकल कर पाए। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक पूछ रहा है ना दोस्तों, तो प्राचीन काल का इतिहास नहीं, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं हो। अभी ना बताएं, लिखा भी नहीं हो, पढ़ा भी नहीं हो, तो ये तो होगा नहीं, उपलब्ध नहीं होगा, नहीं होगा, मार दो इसको बी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अगला प्रश्न है, रालेट एक्ट कब पारित हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रालेट एक्ट कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919 को जो है रालेट एक्ट कानून, जिसे काला कानून भी कहते हैं, क्या कहते हैं? काला कानून। काला कानून भी इसे कहा जाता है, रालेट एक्ट। रालेट एक्ट जो है क्यों लाया गया, इसके पीछे कारण है कि जो अंग्रेजी मजिस्ट्रेट थे वो भारत के लोगों को एक संदेह के आधार पर बिना दोषी ठहराए अगर वो चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, उन्हें जेल में डाल सकते हैं। इस तरीके से भारत के लोगों में एक आक्रोश की भावना जगी कि भाई हमारे साथ जो है ये अन्याय हो रहा है, बिना किसी दोष के या बिना किसी अन्याय के उसे जेल में बंदी बना लेना ये कहीं से उचित नहीं है। तो इसलिए जो है भारत के
लोगों के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया रालेट एक्ट के माध्यम से। और जो रालेट एक्ट है 19 मार्च 1919 को पारित हुआ। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। तो वो आपको तो पर्दा प्रथा होगा नहीं, बहु विवाह होगा नहीं, छुआछूत होगा नहीं, सती प्रथा, यही। लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से, विलियम बेटिंग की अगुवाई में ये जो सती प्रथा है इसको खत्म करने का काम किया कौन? राजा राम मोहन राय। कब किया? 4 दिसंबर 1829। और राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना, इसको भी याद रखेंगे। राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। तो यहाँ पे देखें कि राजा राममोहन राय ने सामाजिक बुराई को कौन सामाजिक बुराई था जिसको खत्म किया? तो ये तो सती प्रथा हो गया। विलियम बेटिंग की अगुवाई में 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेटिंग की अगुवाई में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। और 1828 में ये एक्स्ट्रा फैक्ट है कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न तो बन ही जाता है अधिकतर एग्जाम में। अब हम बात करते हैं पर्दा प्रथा की। तो ये जो पर्दा प्रथा है ये इस्लाम का देन माना जाता है, इस्लाम की देन। लगभग 12वीं सदी में ये प्रचलन में आया पर्दा प्रथा। और ये मुगल काल में काफी चरमोत्कर्ष पर रहा। मुगल काल में, खास तौर से मुगल काल में हमें ये देखने को मिलता है पर्दा प्रथा, ठीक है ना, मुगल काल में। उसके बाद से हम छुआछूत की बात करें तो भारत के संविधान में आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत का वर्णन मिलता है, ठीक है ना, छुआछूत को लेकर के। और इसे जो है सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा अपराध भी घोषित किया गया है। नहीं, किसे? तो छुआछूत को जो है सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा इसे अपराध भी घोषित किया गया है। किसे? छुआछूत को। बहु विवाह प्रथा की बात करें तो ये 1955 द्वारा इसे जो है अपराध घोषित किया गया। 1955 याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इतना सारा फैक्ट है, इसको आप चाहे तो नोट कर ले, नहीं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पुर्तगाली नागरिक थे वो कौन थे जिन्होंने गोवा को राजधानी बनाया कोचीन से हटा करके? वो कौन थे? नीनो डी कुन्हा। कौन थे दोस्तों? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा की बात करें, इनका शासन 1529 से लेकर के 1538 तक, ठीक है ना, इनका शासन रहता है। और ये पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत में आते हैं। इसने कोचीन को हटाकर क्या किया? गोवा को राजधानी बनाया, गोवा, ठीक है ना। और गोवा को, इसके अलावा इसने सेंट थोमे
तथा हुगली जो कोलकाता में पड़ता है, वहाँ पर पुर्तगाली जो है बस्तियाँ बसाई। ये दो जगह पर बस्ती बसाई, और ख़ास तौर से पुर्तगाली हैं तो पुर्तगाल के हित में ही सोचेंगे। अभी अंग्रेज आए नहीं हैं, नहीं, अभी तो हम MCQ करा रहे हैं, इसमें तो सभी प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन जब आप थ्योरी क्लास को देखेंगे चैप्टर में, तो उसमें सीरियल बाय सीरियल आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा। हालांकि जो भी दोस्त पढ़े होंगे विषय को, तो उनको तो आसानी से यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे नीनो डी कुन्हा के बारे में। अगर हम बात करते हैं फ्रांसिस डी अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है ना, ये पुर्तगाल का प्रथम वायसराय जो भारत में आता है, प्रथम वायसराय जो भारत में आया, और भारत में आने के बाद इसने क्या किया कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। किसने? तो फ्रांसिस डी अल्मीडा। और इनका जो शासन है फ्रांसिस डी अल्मीडा का, वो 1505 से 1509 ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने लागू किया। उसके बाद हम अल्बुकर्क की बात करें तो अल्बुकर्क जो है ये दूसरा, कौन सा दोस्तों, दूसरा वायसराय बन करके आता है, और इसने ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है इसको समाप्त कर देता। कितना बढ़िया कंटेंट है, ऐसा कोई बताएगा? हम सीरियल बाय सीरियल सभी को लिंक करके एक एक करके हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत में प्रथम वायसराय बनकर आया पुर्तगाल की तरफ से, वो कौन था? फ्रांसिस डी अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को, नीला जल नीति को लागू किया। और उसके बाद आता है फ्रांसिस डी अल्बुकर्क, जो दूसरा वायसराय बनकर के भारत में आता है, और इसने जो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मीडा के द्वारा लाया गया था उसको यहाँ पे ये समाप्त कर देता, ठीक है ना। इसके अलावा 1510 में इसने बीजापुर के शासक को हरा करके, बीजापुर के जो शासक थे उसको पराजित किया, और वहां पे गोवा पर अपना क्या किया? अधिकार कर लिया, ठीक है। गोवा पर अधिकार कर लिया। और पुर्तगाली का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। फ्रांसिस डी अल्बुकर्क को ही जो है वास्तविक संस्थापक, प्रश्न आ सकता है, वास्तविक संस्थापक इसी को ही माना जाता है, फ्रांसिस डी अल्बुकर्क को, ठीक है ना। और अल्बुकर्क ने ही ये संदेश दिया कि जो है पुर्तगाली जो भी व्यापारी भारत में आ रहे हैं वो भारत के स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते हैं, भारत के स्त्रियों के साथ विवाह कर सकते हैं। ये प्रावधान कौन लाया? तो अल्बुकर्क। भारत में स्त्रियों के साथ विवाह, भारत में स्त्रियों के साथ विवाह, ये सब अल्बुकर्क। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहां से मिला, तो इसको भी यहां पे आप ध्यान रखेंगे। एक बार रिवीजन कर दें। चलिए, फ्रांसिस डी अल्मीडा प्रथम वायसराय 1505 से 9 तक रहते हैं। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया, और उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं, 1509 से 1515 तक रहते हैं, और ये दूसरा वायसराय बनकर के आते हैं भारत में। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी है जो अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया उसको इन्होंने समाप्त कर देते हैं, कौन? अल्बुकर्क। और 1510 में बीजापुर के शासक को हरा करके गोवा पर अधिकार कर लेते हैं, कौन? अल्बुकर्क। उसके बाद अल्बुकर्क ने ही भारत के स्त्रियों के साथ विवाह का प्रचलन शुरू करते हैं। इसलिए इनको जो है पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अल्बुकर्क को, क्योंकि ये भारत में बहुत कुछ किए पुर्तगालियों के लिए, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और नीनो डी कुन्हा प्रश्न में ही पूछा था, नहीं
कार्यकाल था 29 से 38। कोचीन को हटा करके गोवा को राजधानी बनाए थे। इसके अलावा सेंट थोमे और हुगली पे अपनी बस्ती को बसाई थी। बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न हम बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा शेयर भी करिएगा। बिहार पुलिस के जो भी दोस्त अगर तैयारी करना चाहते हैं या बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो हम लोग ऑफलाइन बैच जो है भिखना पहाड़ी शिव मंदिर पटना में हम लोग का सेंटर ओपन हो चुका है। वहाँ पे एडमिशन भी चालू है। 18 मार्च से 25 मार्च तक सीट लिमिट है। एडमिशन जल्द आप लोग करा लें, अन्यथा बाद में एडमिशन बंद हो जाने के बाद एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? 1882 में है ना। 1882 में जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। कब? 1882 में। 1882 में आपको पता होगा कि जो प्रथम सूती वस्त्र भारत में, आधुनिक सूती वस्त्र जो मिल था, वो 1818 में कलकत्ता में प्रथम सूती वस्त्र जो मिल था 1818 कलकत्ता में, लेकिन ये असफल हो गया, असफल हुआ। उसके बाद 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। 1854 मुंबई में स्थापित, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान रखिए। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया? तो 1882 में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो 1818 में कलकत्ता में स्थापित किया गया, लेकिन यह किसी कारणवश असफल रहा। उसके बाद 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। आगे बढ़ जाएं। चलिए, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से है ना। ओ चलिए, मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक की तो डाटा पूछा है ना, कर देते हैं। मध्यकालीन इतिहास देखेंगे 8वीं से 16वीं। मध्यकालीन इतिहास की जो शुरुआत होती है मुख्य रूप से आप देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बाद से इसकी शुरुआत होती है। और औरंगजेब जब तक जिंदा थे तब तक ये मध्यकालीन भारत का इतिहास चलता है। शासनकाल की बात करें 8वीं सदी से 16वीं सदी। आपको ऐसे भी अगर इतिहास का कालक्रम देखे होंगे, जो सिलेबस को अच्छा से देखे होंगे, आपको पता होगा कि जैसे ही गुप्त काल समाप्त होता है आपका मध्यकाल की जो है स्टार्ट हो जाता है। और मध्यकाल जो है औरंगजेब की मृत्यु जो होती है, होने के बाद जो है आधुनिक भारत की शुरुआत हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे केवल डेट ही पूछा है, तो इसको यहाँ पे हम मार देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग में पालतू बनाया जाना पशु, जवाब देंगे इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा पहली बार न्योलिथिक युग कह रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। एक आप काम कर सकते हैं कि अगर आपको, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब गैदरिंग लग रहा है, तो आप क्या करेंगे कि कॉपी पेन ले करके बैठे साथ में, और जैसे जैसे हम प्रश्न को नोट कर रहे हैं तो आप केवल प्रश्न को नहीं लिखना है, प्रश्न का नंबरिंग दे देना है। जैसे 10 नंबर प्रश्न है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे जो भी हम फैक्ट को लिखा रहे हैं लाइन बाय लाइन आप उस करके नोट करते जाएंगे, क्योंकि हम वीडियो जो है स्लो मोशन में ही पढ़ा रहे हैं, तो उसको लाइन बाय लाइन नोट करते जाएंगे तो आपका जो मतलब नोट्स होगा वो थोड़ा फ्रेश होगा। नहीं तो आप अगर पीडीएफ ले करके भी वहाँ से नोट करेंगे तो थोड़ा बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि इधर का उधर थोड़ा मैटर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो साथ साथ हम जैसे अभी आपको यहाँ पे नियोलिथिक के बारे में बताए कि क्या नवपाषाण काल इसको बोले,
तो इसको आप नोट कर लें। ठीक, हम अगला पॉइंट लिखेंगे, उसको नोट करते जाइए। फिर अगला पॉइंट इस तरीके से सीरियल बाय सीरियल नोट करिएगा, तो आपको भी परेशानी नहीं होगा और फैक्ट को याद करने में भी, रिवीजन जब करिएगा उसमें भी आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो मनुष्य द्वारा पहली बार न्यूलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु का नाम बताइए। बैल नहीं, घोड़ा नहीं होगा, बकरी नहीं होगा, घोड़ा तो है ही नहीं है, जिसमें कुत्ता है ना जी, चलिए कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता को सबसे पहले नवपाषाण काल में जो है मनुष्य ने पालतू बनाया था। नवपाषाण काल में ही जो है आधुनिक कृषि प्रारंभ हुआ। आधुनिक कृषि, इसी युग में जो है आधुनिक जो है कृषि प्रणाली हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। पहली बार मानव ने खेती करना शुरू किया। मानव जो है इसमें खेती करना शुरू किया पहली बार, कब, तो नवपाषाण काल में। इसको भी याद रखेंगे। नवपाषाण काल में ही जो है पालिशदार पत्थरों के औजारों का उपयोग यहाँ पे होता है। इसके बाद मेहरगढ़ से गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, गेहूं प्लस जौ के साक्ष्य, ओके। इसके बाद लहुरा देव यूपी से चावल, काटिए इसको, लहुरा देव यूपी चावल। इसके अलावा कोल्डिहवा से भी हर्षिकार दीर्घिकार यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये सब नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुत्ता को पालतू बनाया था। आगे बढ़ जाए ना, मस्त लग रहा है ना वीडियो। चलिए इसी तरीके से चैनल को जो है थोड़ा शेयर करते रहिए, ताकि हम लोग को जो है पढ़ाने में थोड़ा मन लगे, ठीक है ना। मुगल काल का पतन शुरू होता है। आइए अगला प्रश्न, मुगल काल का पतन कब से शुरू हुआ, बताइए, आंसर बताइए इसका। चलिए, मध्यकाल में तो चलिए रहा था, मुगल काल तो मध्यकाल में था ही, आधुनिक काल से, हाँ ठीक, प्राचीन काल में तो है ही नहीं, ये तो सब प्राचीन में आता है, तो इसको काटिए, ये भी नहीं होगा हमारा। कौन सा सही, सी, आधुनिक काल। देखेंगे मुगल काल का पतन के बाद भारत में आधुनिक युग की शुरुआत होती है। और मुगल काल का पतन ऐसे कई कारणों से हुआ। अगर आप इतिहास अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि औरंगजेब का जब मृत्यु होता है, उसी के बाद से ही आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब जब जीवित थे तब तक भारत में मुगल सत्ता कायम था। उनकी मृत्यु के जस्ट बाद ही भारत में आधुनिक काल की शुरुआत होती। तो मुगल का पतन कैसे हुआ, आधुनिक काल से ही हुआ, ठीक है। अब इसके जो कुछ कारण है कि मुगलों के पतन के जो कारण है, पतन होने का कारण कौन कौन सा है, एग्जाम में आपको पूछेगा तो बहुत कम है, लेकिन जानकारी खातिर लिख लो बबुआ, ठीक है ना, भोजपुरी भाषा। मुगल के पतन के कारण दुर्बल अयोग्य शासक, दुर्बल अयोग्य शासक के कारण इसका पतन हो गया। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से भी इसका पतन हो गया। आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, राजदरबार में गुटबाजी, गुटबाजी समझ रहे हैं ना,
उसके बाद से मराठा शक्ति का उदय, सैनिकों की दुर्बलता, सैनिक दुर्बलता, ऐसे बहुत सारा कारण था, ईटीसी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ऐसे कारण था जिसके चलते मुगल जो है असफल रहा, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, चाहिए तो, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन समझने के लिए कोई अगर पूछ दे तो बहुत अच्छा है, तो आप नोट करिए। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, न्यूलिथिक का अर्थ बताइए। 1 मिनट, अभी हम बताए हैं न्यूलिथिक का अर्थ क्या है। अभी हम प्रश्न में, पिछला ही प्रश्न में किए हैं। न्यूलिथिक का अर्थ पूरा पाषाण नहीं है, काटो इसको, अभी ना बताए हैं जी, नव पाषाण काल से, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए दर्ज कर देते हैं। मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी है वो आपका हो जाएगा, पटना तो होगा नहीं, वैशाली भी नहीं होगा, गया भी नहीं होगा, तो होगा कौन, राजगिरी या गिरिब्रिज। गिरिब्रिज कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। मगध की प्राचीनतम राजधानी। मगध के जो, मगध साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, नोट करिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट में, मगध हेडिंग दीजिएगा, लिखिएगा। चलिए, संस्थापक बिंबिसार, किस वंश के थे, हर्यक वंश। नोट करते चलिए हमारे साथ सभी लोग। इसके बाद अजात शत्रु ने राजगीर की किलेबंदी कराई। अजात शत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। अगला फैक्ट है, उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। मगध की राजधानी बनाया। फैक्ट तीनों लिख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, बस काम हो जाए। विस्तृत जानकारी के लिए हमारा थ्योरी क्लास है, उसमें जुड़िए। हम तो यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मगध की राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज कह सकते हैं, और संस्थापक थे बिंबिसार हर्यक वंश के, और अजातशत्रु ने ही राजगीर का मरम्मत किलेबंदी करवाया। और उदयन ने की जो है, पाटलिपुत्र को जो है मगध की राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र नगर को भी बसाया था उदयन ने ही, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाइए, अगला प्रश्न पे। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 मस्ट बी आई क्वेश्चन। 1857 क्रांति की शुरुआत जो होती है 10 मई 1857 मेरठ छावनी देखिए। 1857 की शुरुआत जो है मेरठ छावनी से 10 मई को शुरू होता है, और ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लाया गया चर्बी वाला कारतूस था, उसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया और अंग्रेज अधिकारी पर गोली जो है बरसाने की कोशिश की, उनका विरोध करने की कोशिश की। तब से जो है 1857 क्रांति की शुरुआत होती है, और भारत के विभिन्न जगहों पर ये क्रांति फैल जाती है। जैसे आप देखेंगे अवध में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में बेगम हजरत महल, ठीक है ना। उसके बाद से आप झांसी में देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई, पटना से पीर अली,
और जगदीशपुर पटना से ही आपका ये जो वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। तो विभिन्न जगहों से विभिन्न जो क्रांतिकारी लोग थे भारत के, उन्होंने नेतृत्व किया इस क्रांति का। तो जो इम्पोर्टेंट इसमें बिंदु है उसको यहाँ पे हम नोट करने का प्रयास करेंगे कि 3 जुलाई पटना से देखेंगे। पटना में 3 जुलाई 1857 को इस क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो किए थे पीर अली खान। कौन किए थे जी? पीर अली खान। पीर अली खान। उसके बाद से अगला जगदीशपुर। जगदीशपुर दिखाई दे रहा है? चलिए, नहीं दिखाई दे रहा तो मिटाइए ना इसको भी मिटाइए, हम अभी से लिखेंगे। 1 मिनट। पीर अली खान, ठीक है। अब आते हैं जगदीशपुर। जगदीशपुर से कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। इनके मृत्यु के बाद, आ जाइए लाइन पर, भाई इनके अमर सिंह ने नेतृत्व किया। अमर सिंह। अमर सिंह, ठीक है। तो बिहार में आप याद रखेंगे, पटना में 3 जुलाई 1857 को नेतृत्व कौन किया? पीर अली खान, पुस्तक थे, पुस्तक विक्रेता। और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, मृत्यु के बाद इनका भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया। मेरठ छावनी से ये शुरुआत होती है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इसी तरीके से विभिन्न जगह से विभिन्न क्रांतिकारी जो लोग हैं वो नेतृत्व किए। जब आप इस टॉपिक को पढ़िएगा 1857 की क्रांति को, सारा चीज़ क्लियर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन से क्या करा है? 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। ओके है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महान गणितज्ञ और खगोलीय ज्ञानी था? आंसर तो बता ही देंगे सभी लोग ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन जो है महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? तो वो थे आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को जो है गुप्त काल के महान वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी माना जाता है आर्यभट्ट। इसने ही शून्य को खोजा। इसके अलावा वर्गमूल घनमूल का सिद्धांत दिया। और इसने ये प्रमाणित किया कि जो पृथ्वी है गोल है, चारों ओर चक्कर लगाती है। किसने कहा? तो ये आर्यभट्ट का ही कथन। पाई का मान 3.14 कितना, इसके बाद 16, ये आर्यभट्ट नहीं बताए थे। सौर वर्ष की अवधि भी 365 दिन यही बताए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आर्यभट्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्होंने गुप्त काल के महान एक खगोल विज्ञानी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, गणितज्ञ, इनको जो बोला जाए कम है। और इनका जन्म जो है बिहार के पटना में। जन्म कहाँ जी? बिहार के पटना में 476 ईस्वी। ये तो भूल ही गए थे, पटना में ही हुआ था। बिहार से ही बिलोंग करते हैं अधिकतर जो भी क्रांतिकारी पैदा होते हैं बिहार से ही होते हैं ना जी। एक बिहारी 100 पे भारी, तो यही काम करके गए। चलिए यहाँ से सारे फैक्ट आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा।
सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ध्यान देंगे यहाँ पे। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो वो किए थे 326। एक मिनट, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? चलिए एक मिनट। वो किए थे 326 ईसा पूर्व में। कब किए थे? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर जो है 326 में ही बीसी में ही अफगानिस्तान का क्षेत्र जीतने के बाद खैबर दर्रा होते हुए ये कहाँ आते हैं? भारत प्रवेश करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं 326 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 326 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? दिल्ली सल्तनत, रजिया है ना जी? हाँ, रजिया सुल्तान। बहुत अच्छा, ऑप्शन भी देखना पड़ता है, नहीं तो टाइपिंग मिस्टेक में पता चले क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिले। ठीक है ना? तो दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल 1236 से 40 तक। और ये एक ऐसी महिला राजकुमारी थी जिसने सारा जो अपना रहन सहन वेशभूषा पुरुष की तरह है, ऊपर से टोपी नहीं, शॉर्ट पैंट कोट जो है ये सब धारण की हुई थी। नहीं, इनका स्टाइल जो था एकदम पुरुष की तरह था। ठीक है ना? ये दिल्ली सल्तनत में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। और ये जो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इसका जो संबंध था गुलाम वंश, किससे था? गुलाम वंश से इसका संबंध था। इल्तुतमिश का नहीं, रजिया सुल्तान का, इल्तुतमिश का पुत्री थी। ठीक है ना? मृत्यु जो होता है 1240 में, दिल्ली से लौटते समय कुछ डकैतों ने डकैत द्वारा जब दिल्ली से वापस लौट रही थी अपने घर के लिए, तो कुछ रास्ते में डकैत ने इनकी हत्या कर दी 1240 में। ठीक है ना? तो ये रजिया सुल्तान से इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। आगे प्रश्न बढ़ जाते हैं। करा है कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो वो थे मध्य एशिया। कहाँ के थे जी? मध्य एशिया। यहाँ से टिक आउट करेंगे। मध्य एशिया किसमें? इसमें। मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया। ठीक है, आगे बढ़िए। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाह ने बनवाया था? आइए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा नहीं, तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है अकबर के द्वारा, औरंगजेब नहीं ना, ये नहीं होगा, अकबर। ठीक है ना? अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में बनाया गया था। और यहाँ पे हम सारा डाटा लिख दे रहे हैं कि अकबर ने कौन कौन से जो किला है उसको बनवाया था। तो देखेंगे यहाँ पे लाल किला, अकबर के द्वारा लाल किला 1565 में। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, ये सब जो है अकबर के द्वारा
अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। जहांगीर जो थे दीवारों पर फूलदार आकृति, जहांगीर की बात कर दें तो इनका काम था दीवारों पर फूलदार आकृति को बनाना। फूलदार आकृति का प्रचलन जो है वो जहांगीर के काल में ही हुआ दीवारों, ठीक है ना। उसके बाद से शाहजहां के बारे में आ जाते हैं। शाहजहां ने कौन कौन से किले को स्थापित किया, तो शाहजहां जो है ताजमहल आगरा, इसके बाद दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ETC कर सकते हैं, बहुत सारा है। और ये जो शाहजहां के काल में स्थापत्य कला जो था काफ़ी विकसित था, स्थापत्य विकसित था, ठीक है ना। स्थापत्य कला विकसित था और जिस कारण से इस काल को हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण काल, ठीक है ना। अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, बच जा रहा है औरंगजेब। बीबी का मकबरा, बादशाही मस्जिद लाहौर। औरंगजेब जो थे, औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे आप नोट करिएगा, बीबी का मकबरा, बादशाही मस्जिद लाहौर, बादशाही मस्जिद लाहौर, ये सभी को नोट कर लीजिएगा, प्रश्न पूछ देगा। लाल किला किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा। इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा। जहांगीर ने दीवारों पर फूलदार जो है आकृति की शुरुआत की, यहीं से प्रचलन इसका शुरू हुआ, दीवारों पर फूल का चित्र बनाना जहांगीर के काल में। उसके बाद से शाहजहां की बात करें तो स्थापत्य कला काफ़ी चरमोत्कर्ष पे रहा, विकसित हुआ, जिस कारण इसे स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं शाहजहां के काल को। और शाहजहां ने ताजमहल जो आगरा में था उसका निर्माण कराया, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ETC, ठीक है ना। उसके बाद से औरंगजेब की बात करें तो बीबी का मकबरा, बादशाही मस्जिद लाहौर, इनका निर्माण इसने करवाया। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है सभी के सामने, लास्ट एंड हम फास्ट करेंगे, पहले थोड़ा इधर आ जाने दीजिए। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था, नहीं, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था, कब छेड़ा गया था बताइए? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930। चलिए, बहुत अच्छा, 12 मार्च 1930 के द्वारा दांडी मार्च को जो है महात्मा गांधी के द्वारा छेड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत किए, और ये दांडी मार्च जो है साबरमती जो अहमदाबाद है, 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायी के साथ इन्होंने साबरमती अहमदाबाद से लेकर के दांडी गुजरात इन्होंने पैदल यात्रा किया, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की ही घटना है। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक इन्होंने क्या किया? यात्रा किया, लगभग 240 मील दूर, ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ करके
तोड़कर इसे क्या किया गया, समाप्त किया गया। क्या किया गया, दांडी मार्च को समाप्त किया गया। कब, तो 6 अप्रैल 1930 को। शुरुआत कब होता है, तो शुरुआत होता है आपका 12 मार्च 1930 को। गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ साबरमती अहमदाबाद से वो दांडी गुजरात तक जाते हैं, 240 मील दूर है। उसके बाद वहां पे नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं और इस यात्रा को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। हमारा था ये लास्ट क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि क्वेश्चन कैसा लगा, इसका डिस्क्रिप्शन कैसा था, ठीक है ना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतिहास के प्रश्न के साथ। जुड़ जाइए, बिहार पुलिस के लिए तैयार हो जाइए। सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए ताकि हमारा रोज का सेशन से जुड़े। हमारा करेंट अफेयर्स का भी वीडियो डेली आता है, ठीक है ना। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपना जो है रिजल्ट यहाँ से हासिल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया।